गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय में दूसरे पाठ के अंतर्गत कोलॉइड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इसी अध्याय के अंतर्गत विलयन के बारे में सीखे थे। बच्चों, विलयन जब हम पढ़ चुके हैं तो जानते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण के बारे में बताया जा चुका है कि ऐसा मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। उसी मिश्रण के अंतर्गत बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड। पहले वाले वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल बताया गया था जिसमें 3 तरह के विलयन आप बनाए थे। तो उसमें जो दूसरा विलयन था दूध और जल का विलयन, दूध और जल का मिश्रण, तो वो कोलॉइड होता है जिसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो कोलॉइड से तात्पर्य ऐसा विलयन है जिससे होकर अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग से दिखाई देता है, और उस घटना जिसमें होती है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसका मार्ग जब दिखाई देता है उस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जिस मिश्रण से या जिस विलयन से होकर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वो सभी विलयन कोलॉइड होते हैं। प्रैक्टिकली आप देखते होंगे जब आपके अंधेरे घर में बाहर से कोई हल्की सी किसी छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण पूरे घर में उसका मार्ग दिखाई देता है। तो वही घटना जो है टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये कैसे होता है? तो घर के अंदर जो हवा है उसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण होते हैं और उन्हीं कणों और हवा का जो मिश्रण तैयार घर में होता है वो कोलॉइड होता है और उसके वजह से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलॉइड को आसानी से लिखा जा सकता है कि कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है और जिनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसको हम आंख से नहीं देख सकते और इतना बड़ा भी होता है कि वह प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। यानी जो कोलॉइड होते हैं उनके कणों का जो आकार होता है वास्तविक विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। वास्तविक विलयन में भी कण बहुत छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं आसानी से। कोलॉइड में भी कण छोटे होते हैं फिर भी वास्तविक विलयन के कणों से कुछ बड़े होते हैं जिसको तो आंख से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरणों को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, जिसके वजह से प्रकीर्णन की घटना होती है और प्रकीर्णन की वजह से ही टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। अब बच्चों, उदाहरण के रूप में आप दूध देखे हैं। दूध को छाना जाए किसी परचमेंट पेपर से या किसी छन्नर से, आप देखते हैं पूरा पूरा दूध तो छन जाएगा, लेकिन फिर भी उसका कुछ पार्ट ऊपर लगा रहता है। उसमें जो फैट होता है, जो बसा घी होता है, वो कुछ न कुछ उस पार्ट में छन्नक पे लग जाएगा। तो वो कोलॉइड की पहचान है कि उसका पूरा पूरा पार्ट आसानी से नहीं छन पाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है उस पेपर पे लग जाएगा। लेकिन बच्चों, वही जो वास्तविक विलयन है जैसे नमक और पानी का विलयन, उसको छानेंगे तो पूरा पूरा छन जाएगा, कोई उसके कण अलग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ भी वही चीज है। तो कोलॉइडी विलयन में दूध, धुआं, कोहरा, आपका रक्त भी एक कोलॉइड होता है। जो जेली तैयार की जाती है, फलों की जेली या जो भी जेली होता है वो कोलॉइड होता है। उसको देखेंगे तो उसमें अलग अलग कण तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन दिखने में लगेगा कि समांगी है। जैसे दूध को आपको सामने रख दिया जाए, कहा जाए कि समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, तो बच्चों वास्तव में दूध जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन देखने में समांगी लगता है। तो कोलॉइड भी देखने में तो समांगी लगते हैं लेकिन वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो जो कोलॉइड होता है उसके 2 भाग होते हैं। कोई भी कोलॉइड है तो 2 भाग होते हैं। एक होता है परिचित प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। ये 2 भाग हैं। जैसे कोई विलयन, वास्तविक विलयन के 2 भाग आप पढ़े थे, विलेय और विलायक। उसी तरह का, उसी से संबंधित यह भी 2 टर्म आए हैं। यहाँ विलेय विलायक, विलेय की तरह होते हैं। विलेय की जगह पे इन कणों को परिचित प्रवस्था कहा जाता है और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं।
तो बच्चों जो विलेय के कण होते हैं, यानी जो अवस्था होती है, जो पदार्थ उसमें लगे रहते हैं कोलाइड के अंदर, उनके कणों का आकार विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है उससे अधिक होता है। इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के रेंज का होता है। यानी ये बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते आंख से दिखाई दे, और इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि प्रकाश को पुनः फैला सके। तो इनके कणों का जो विलेय के कण होते हैं वो छोटे मतलब बड़े होते हैं, आकार बड़ा होता है, और विलायक जो भाग होता है, जो बड़ा भाग ज्यादा मात्रा में उसमें रहता है, वो विलायक भाग कहलाता है, उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसलिए बच्चों कोलाइड के 2 भाग हुए, प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। अब कोलाइड की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, जैसे कोलाइड विषमांगी दिखने वाला, समांगी देखने वाला विषमांगी मिश्रण होता है, और इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकते हैं, ये प्रकाश की किरणों में प्रकीर्णन कर सकते हैं और टिंडल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगली जो विशेषता होती है कि यह अस्थायी होते हैं। अस्थायी से मतलब बच्चों, जैसे आटे को पानी में घोल दिया जाए, घोलने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, आप देखेंगे पानी के अंदर आटे के जो कण होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अब कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाए उस घोल को, तो धीरे धीरे जो आटे के कण होंगे उसके पेली में बैठ जाएंगे, यानी उसमें से जो उसमें प्रक्षिप्त थे लेकिन धीरे धीरे नीचे बैठ गए, अर्थात वह उस तरह का जो विलयन मिश्रण तैयार होता है उसको कहा जाता है निलंबन, और वो अस्थायी है, यानी एक तरह नहीं रहे, समय के साथ वो नीचे उसके कण बैठ गए। लेकिन कोलाइड में ऐसा नहीं होता है, कोलाइड अस्थायी होता है, कोलाइड को रख दिया जाए तो उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी कहा जाता है। विलयन भी अस्थायी होता है, कोलाइड भी अस्थायी होते हैं। अगला एक विशेषता है बच्चों कि कोलाइड जो होते हैं इनके कणों को छान कर हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। यानी दूध को हम छाने तो दूध के कण जो है सब अलग नहीं हो पाएंगे, कुछ भाग उस कपड़े पे लग सकता है, उस छन्नक पे लग सकता है, लेकिन अलग नहीं हो पाते हैं। तो जिस तरह वास्तविक विलयन के भी कणों को हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं, अगर सर्वर से हम चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं छान करके, उसी तरह जो है कोलाइड के कणों को भी छान के अलग नहीं किया जा सकता है। एक विधि होती है इनके अलग करने का, इनके कणों को एक विधि होती है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के द्वारा इनके कणों को अलग किया जा सकता है। कोलाइड के कणों को अलग किया जा सकता है। छान कर तो नहीं अलग कर पाएंगे, लेकिन अपकेंद्रण के द्वारा इनके कणों को अलग किया जा सकता है। प्रैक्टिकली आप देखिए, दूध में जल होता है, वसा होता है, घी होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन घी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वह जल में मतलब मिले रहते हैं। तो आप देखते होंगे दूध से अगर क्रीम को अलग करना है, दूध में जल में उसका वसा घी क्रीम घुला हुआ है, तो दूध से क्रीम को अलग करना होता है। तो घरों में आप देखते होंगे कि अगर हम दूध से या दूसरे भाग से जब घी निकालते हैं, या जो हलवाई होता है वह दूध के हिस्से से जब घी निकालता है तो आप देखिए उसको हिलाता है, मथा जाता है, घुमाया जाता है वृत्ताकार गति में। ऐसा बर्तन हो जो घूम रहा हो, उसमें दूध रख देने पर दूध के जो भारी कण होंगे, जो बड़े कण होंगे, यानी उसकी जो उपस्थित अवस्था होगी वह अलग हो जाएगी, और जो हल्के होंगे, जो पानी होगा वो किनारे चला जाएगा, यानी भारी बीच में आ जाएगा, पानी किनारे चल जाएगा। तो दूध से क्रीम को जो अलग किया जाता है वह अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। तो बच्चों ये इसके बाद इनके कणों में जो इनके कण होते हैं, कणों के अंदर एक गति होती है, यानी यह टेढ़े मेढ़े अनियमित गति करते रहते हैं। कोलाइड के कण उस गति को बरावनी गति कहते हैं। बरावनी गति के मतलब कोलाइड के कण है, तो ये कोलाइड के कण अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित इसकी कोई दिशा नहीं होती है, अनियमित गति करते रहेंगे।
इसी को कहा जाता है ब्राउनी गति। ये ब्राउनी गति है। कोलॉइड के कणों में ये विशेषता होती है, उनके कण जो है अनियमित टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, उस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, जो अन्य किसी विलयन या विलंबन में नहीं दिखाई देता है। तो बच्चों जो ब्राउनी गति नाम इसने पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था और उन्हीं के नाम पर इस गति का नाम ब्राउनी गति हो गया। और एक घटना भी आपने बताया कि टिंडल प्रभाव होता है, कोलॉइड टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव के मतलब यह है कि जब किसी कोलॉइड से होकर प्रकाश किरण गुजरती है तो हम प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, उनके जो कण होते हैं वो प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, उसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे अगर किसी बर्तन में, पारदर्शी बर्तन में कोलॉइड भर दिया गया, कोई भी कोलॉइड, धुआं, दूध या जो भी हो, ये कोलॉइड है, और यहां से टॉर्च प्रकाश किरण यहां से जाए, यहां से टॉर्च का प्रकाश किरण जाए, यह मार्ग इसमें दिखाई देता है, ये मार्ग इसके अंदर भी दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ये टिंडल इफेक्ट होता है। तो बच्चों टिंडल प्रभाव कोलॉइड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रकृति में इसकी बहुत सी घटनाएं आपको दिखाई देती हैं। जैसे अभी अंधेरे घर में प्रकाश का लाइट दिखाई देता है, कोहरा में आप देखते हैं कि लाइट जब जलती है तो लाइट का मार्ग दिखाई देता है। उसी तरह किसी घने जंगल से गुजरा जाए तो जो प्रकाश बीच से होकर पत्तियों से होकर नीचे आता है उसका मार्ग पूरा बीच में दिखाई देता है। तो यह घटना जो है टिंडल प्रभाव कहलाती है। बच्चों जो कोलॉइड के दो भाग होते हैं, प्रक्षेप प्रवास्था और प्रक्षेपण माध्यम, उनके भौतिक अवस्थाओं तक के आधार पर ये पदार्थ की जो तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो प्रक्षेपण माध्यम के तीन भौतिक अवस्था और प्रक्षेप प्रवास्था के तीन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। यानी कोलॉइड के प्रकार का अध्ययन हम करेंगे तो इन प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बच्चों अब कोलॉइड विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो कोलॉइड के दो भाग होते हैं, प्रक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, उनके भौतिक अवस्थाओं के आधार पे कोलॉइड 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 तरह की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसी तरह तीन जो दो इसमें भाग हैं, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था, इनके भौतिक अवस्थाओं के बेस पे 8 प्रकार के कोलॉइड ये लिखे गए हैं। बच्चों अगर प्रक्षेप प्रवस्था जो उसमें विलेय है, जो विलेय भाग होगा उसको प्रवस्था कहा जाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो माध्यम कहलाता है। तो जो प्रवस्था अगर ठोस है और माध्यम ठोस है, दोनों ठोस अवस्था में है, तब उसको ठोस साल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में रंगीन पत्थर या दुधिया पत्थर, ये उसके उदाहरण हैं जिसमें दोनों प्रवस्था और माध्यम दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा, अगर प्रवस्था द्रव अवस्था में हो और माध्यम ठोस हो, यानी ठोस में ठोस जब मिला हो तो ठोस साल कहलाएगा। जब ठोस में द्रव मिलाया गया हो तो जेल कहलाएगा। तो जेल के रूप में पनीर या मक्खन जो आप देखते हैं, इसका जो माध्यम होता है वो ठोस होता है और उसका जो अवस्था होती है द्रव होती है। बच्चों जो अवस्था होता है हमेशा कम रहता है और माध्यम वाला की मात्रा अधिक होती है। उस आधार पे ये इतने तरह के कोलॉइड विलयन होते हैं। जब गैस, अगर अवस्था गैस हो, यानी गैस जब ठोस में घुला हो तो उसको फोम कहा जाता है। जो आप फोम देखते हैं उसमें क्या है, ठोस में गैस घुला होता है। उसमें आपके धामा पत्थर या रबर में भी यही होता है, रबर के अंदर स्पेस होते हैं जिसमें हवा होती है। गैसीय अवस्था में ठोस में घुला है, ठोस अधिक रहता है, उसमें हवा रहती है, तो उसको कहा जाता है फोम। दूसरा जो ठोस द्रव में बोला जाए, द्रव मात्रा
मात्रा अधिक हो और प्रक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में हो, उसमें ठोस की मात्रा घोली जाए तो साल कहलाती है। जैसे स्टार्च को विलयन घोल दिया जाए पानी में अधिक मात्रा में तो साल बन जाएगा। साल बिल्कुल पतला विलयन होता है। अगर द्रव जो है द्रव में घोला गया हो तब उसको पायस कहा जाता है, इमल्सन। उदाहरण में दूध में क्या होता है, दूध में से जल है, द्रव भाग है, उसका माध्यम होता है और उसके अंदर जो वसा होती है वो भी द्रव अवस्था में होती है, वो उसमें घुली रहती है, अवस्था में होती है। तो द्रव में जो विलयन तैयार होता है कोलाइड, उसको पायस कहा जाता है। फेस क्रीम, जो भी चेहरे पे लगाने वाले क्रीम जो बनते हैं, उसका भी माध्यम द्रव होता है और उसमें द्रव ही मिलाया गया रहता है। अगर गैस द्रव में घुला हो, द्रव अवस्था हो, उसमें गैस घुल जाए तब उसको फोम कहा जाएगा। जैसे शेविंग क्रीम लगाते हैं, जैसे जो बार्बर होता है, हजाम होता है, दाढ़ी बनाता है, तो जो शेविंग क्रीम लगाता है इसमें अधिक झाग उत्पन्न होता है, वह भी एक कोलाइड होता है, इसको हम फोम कहते हैं। इसमें गैस जो है द्रव में घुली रहती है। अगर ठोस गैस में घुला हो तब उसको एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं इसका एग्जाम्पल है। धुआं में क्या हवा जो होता है उसका माध्यम होता है और उसमें कार्बन के कण यानी ठोस अवस्था में होते हैं, जो उसमें घुले रहते, मिले रहते हैं, उसमें प्रक्षिप्त होते हैं, तो उसको कहा जाता है एरोसॉल। ठोस एरोसॉल भी कहा जा सकता है। तो धुआं और धूल इसके उदाहरण है। एक होता है द्रव एरोसॉल। जब गैस में यानी हवा जैसे है, हवा में कोई द्रव पानी की बूंदे अगर उसमें एक समान रूप से वितरित हैं, फैली हुई हैं, तब उसको द्रव एरोसॉल कहा जाता है। कोहरा आप देखते हैं, कोहरा में क्या हवा में पानी की बूंदे पूरी फैली रहती है एक समान, तो वह जो है द्रव एरोसॉल कहा जाएगा। या बादल में भी यही होता है। बादल में पानी द्रव अवस्था में होता है और उसमें गैस में उसमें सस्पेंडेड होता है, तो वह जो है बादल बना होता है। तो ये 8 प्रकार के कोलाइड हुए। बच्चों, एक कोलाइड की एक जो कंडीशन है वो नहीं होती है। जैसे गैस, दोनों गैस नहीं हो सकता। अगर गैस से गैस का विलयन होता है लेकिन कोलाइड नहीं होता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं, विलय और विलाय के आधार पर, लेकिन जो कोलाइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है। बच्चों, कोलाइड के बाद जो अगला टॉपिक है निलंबन, इसको सस्पेंशन कहते हैं। बच्चों, अगर हम आटे को पानी में घोलकर विषमांगी मिश्रण तैयार करें तो आप उसमें क्या देखते हैं कि आटे के कण पानी के अंदर लंबित होते हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं। पानी के कणों के बीच में आटे के कण जो है अटके रहते हैं, टंगे रहते हैं, तो उसी को सस्पेंशन कहा जाता है। उस तरह का कोई अगर विलयन है या कोई पदार्थ बना हुआ है या कोई मिश्रण है तो उसको सस्पेंशन या निलंबन कहेंगे। तो निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है और उसमें जो विलय के कण होते हैं, जो पदार्थ उसमें मिला हुआ है विलायक में, तो वह जो है एक समान रूप से नहीं रहता है, उसमें घुलता ही नहीं है। यानी जो विलय पदार्थ घुलता नहीं है, सिर्फ वह विलायक के कणों के बीच रहता है, तो उसी को निलंबन कहा जाता है। निलंबन की मुख्य विशेषताओं में पहला तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, इनके कण इतने बड़े होते हैं कि इसको आंख से आसानी से देखा जा सकता है। 3 आप पढ़े, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो सबसे छोटे जो कण होते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं आंख से, वो वास्तविक विलयन होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं। लेकिन जो कोलाइड पड़े उनके कण इतने मतलब छोटे होते हैं कि आंख से न दिखाई दे, फिर भी जो है वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं, उन्हें भी छान के अलग नहीं कर सकते। और जो निलंबन होता है, निलंबन में इनके कण जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इन्हें हम आंख से आसानी से देखा जा सकता है। तो इनके कण बड़े होने की वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके वजह से प्रकाश का मार्ग, निलंबन से प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई देता है। जिस तरह कोलाइड से होकर प्रकाश को गुजारा जाए तो कोलाइड से प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, वहां भी प्रकीर्णन होती है, वो भी प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं। उसी तरह निलंबित कण भी प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी नहीं, 2 शब्द आया है, वास्तविक विलयन और कोलाइड दोनों अस्थायी होते हैं।
अस्थाई का मतलब उसको छोड़ दिया जाए, वैसे स्थिर छोड़ दिया जाए, उसके कण जो है नीचे नहीं बैठते। लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं होता। निलंबन को छोड़ दिया जाए तो जो उनके निलंबित कण होते हैं उसके बर्तन के पेटी में नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है निलंबन अस्थायी होता है। और निलंबन के कणों को हम छान करके अलग कर सकते हैं। वास्तविक विलयन के कणों को भी छान के अलग नहीं किया जा सकता, कोलाइड के भी कणों को छान के अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों निलंबन के कणों को आसानी से छान के अलग किया जा सकता है। जैसे आप गंदा पानी देखते हैं, जो गंदा पानी से धूल मिला हो वो निलंबन होता है, लेकिन उसको कुछ देर रख दिया जाता है तो धूल के कण उस पानी में नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। तो बैठ गए, या उसको हम अगर कपड़े से छाने, बारीक फिल्टर से छाने, तो उसमें से धूल के कण आसानी से अलग हो जाते हैं, तो वह निलंबन होता है। तो प्रमुख विशेषताएं निलंबन की ये होती है। अब बच्चों इन तीनों वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन को निम्नलिखित चित्र के द्वारा आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करके याद रख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, इससे इनको याद रखने में आसानी होगी। कणों के आकार के आधार पे ये तीन तरह के जो विलयन बने हैं, कोलाइड, वास्तविक विलयन और निलंबन। तो बच्चों जो कोलाइड वास्तविक विलयन होता है, इनके कणों का आकार सबसे कम होता है, यानी इतने छोटे होते हैं कि आसानी से ये सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, नैनोमीटर रेंज के होता है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम इनके कण होते हैं वास्तविक विलयन के, चाहे विलेय के कण हो या विलायक के कण। कोलाइड में जो कण होते हैं, विलेय के जो अवस्था होती है, उनके कोई ना कोई कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर से कोलाइड के कण बड़े होते हैं। इतने भी बड़े नहीं होते हैं वो आंख से दिखाई दे, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके वजह से इनसे होकर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो उसका मार्ग दिखाई देता है। और निलंबन के कणों का आकार इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, इनका आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक होता है। मतलब इतना अधिक है कि ये आंख से आसानी से दिखाई दे सकते हैं, और इनके कण जो है प्रकाश के किरणों को बहुत स्पष्ट तरीके से फैलाते हैं, जिसके वजह से निलंबन से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो उसका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों जो मिश्रण की प्रकार की बात करें तो वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड जो होता है दिखने में समांगी लगता है, लेकिन वास्तव में कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे आपसे कोई पूछे दूध कैसा मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी, तो बच्चों दूध तो देखने में समांगी लगेगा, लेकिन है वो विषमांगी मिश्रण, इसलिए दूध कोलाइड होता है। और निलंबन जो होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है, देखने में विषमांगी लगेगा, वास्तव में विषमांगी होता भी है, क्योंकि उनके कणों को हम आसानी से अलग अलग देख लेते हैं और उसके सभी भाग का संगठन एक समान नहीं होता। एक और विशेषता होती है स्थायित्व की, कि इन तीनों में कौन स्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है। अस्थायी से तात्पर्य है कि हम इनको रख दिया जाए कुछ देर के लिए, अगर इनके कण अलग हो जा रहे हैं एक दूसरे से तो उसको अस्थायी कहा जाएगा। इनके कण वैसे ही रह रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको अस्थायी कहा जाता है। तो वास्तविक विलयन अस्थायी होता है, कोलाइड अस्थायी होता है। जैसे हम शरबत को रख दें कई घंटे कई दिनों के लिए, फिर भी शरबत से चीनी और पानी अलग नहीं होगा। उसी तरह दूध को रखकर दूध में से पानी और उसके वसा के कण या प्रोटीन अलग नहीं होंगे। इसलिए ये जो कोलाइड होता है वो भी अस्थायी होते हैं और वास्तविक विलयन भी अस्थायी होता है। लेकिन निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए कि अगर निलंबन को रख दिया जाए तो जो उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स कण होते हैं, निलंबित कण होते हैं, वह कुछ देर के बाद उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं रही इन तीनों की, जिससे हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं।